उत्तराखंड में विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर असमंजस की स्थिति खत्म हो गई है। 9-10 दिसंबर को देहरादून में होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। उत्तराखंड में चुनावों से पहले चुनावी तैयारी हुई तेज। 4 दिसंबर को उत्तराखंड आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। दिसंबर में राहुल गांधी भी कर सकते हैं उत्तराखंड का दौरा। कॉर्बेट नेशनल पार्क का बढ़ा किराया, पर्यटकों के लिए महंगी हुई जंगल सफारी। जिप्सियों के किराए में 20 से 25% तक बढ़ोतरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सीधा उत्तराखंड लिए चलते हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड में कोरोना के नए वेरिएंट से प्रशासन सतर्क मोड में आ गया है। उत्तराखंड प्रशासन सतर्क है। हरिद्वार में बिना कोविड सर्टिफिकेट के अब आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी। वहीं नैनीताल के प्रवेश द्वार पर ही पर्यटकों की जांच होगी। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। उत्तराखंड से 5000 पुलिसकर्मियों के एंटीजन टेस्ट हुए हैं। 18 पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से बड़ी जानकारी है कि 5000 पुलिसकर्मियों के एंटीजन टेस्ट किए गए हैं और इनमें से 18 पुलिसकर्मी पॉजिटिव भी पाए गए हैं। तो दुनिया के कई देशों में आतंक फैला रहे कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर उत्तराखंड सरकार सतर्क मोड में आ गई है। अब ओमिक्रॉन को लेकर नई एसओपी जारी की गई है। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में भी 18 साल से ऊपर के छात्र छात्राओं के सैंपलिंग लगातार लिए जा रहे हैं और हरिद्वार के लिए कहा गया है कि बिना कोविड सर्टिफिकेट के आप एंट्री नहीं ले सकते। आपको अपनी रिपोर्ट दिखानी होगी। वहीं नैनीताल में अगर आपको प्रवेश लेना है तो वहां पे भी आपको प्रवेश की इजाजत नहीं होगी बिना सर्टिफिकेट के। पर्यटकों की पूरी जांच की जाएगी। प्रवेश द्वार पर ही आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा। तमाम गाइडलाइंस का आपको पालन करना होगा। विशाखा चौधरी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, उत्तराखंड सरकार सतर्क मोड में आ गई है ओमिक्रॉन वायरस को लेकर के कितना क्या तैयारी की जा रही है? उत्तराखंड सरकार कितनी तैयार है इस नए वायरस को लेके? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए जिस तरह से WHO की जो गाइडलाइन आई है उसमें कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को, ओमिक्रॉन वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिया गया है, या कहिए कि पूरे ग्लोबल स्तर पर कहीं ना कहीं इस वायरस के ये जो वेरिएंट नया पाया गया है तमाम यूरोपियन देशों में, उसको लेकर चिंता जाहिर की गई है। तो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार और फिर राज्य सरकारों का जो अलर्ट मोड नजर आ रहा है वो उसी का नतीजा है। और बात करें हम उत्तराखंड की, तो जिस तरह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें सबसे जरूरी तौर पर स्वास्थ्य विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहे और प्रशासनिक अमले के जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहे, जिनको पालन कराना है उस एसओपीज का, गाइडलाइंस का, वो मौजूद रहे। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री का यह जो सख्ती है वो फिलहाल जरूरी है। और उनके द्वारा कहा गया है कि हरिद्वार या जो भी आप कहिए कि जहां पर पर्यटकों का हर समय हर सीजन में जमावड़ा रहता है, चाहे वो नैनीताल हो, हरिद्वार हो या उत्तराखंड के अन्य राज्यों से लगते हुए बॉर्डर हो, वहां पर अब बिना चेकिंग के एंट्री नहीं है। ये मुख्यमंत्री की तरफ से सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। और इसी के साथ एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर भी रैंडम कंटेनमेंट जोन बनाकर आरटीपीसीआर टेस्ट किए जाए। यदि किसी का आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर उसके बाद उसे आगे की लैब के लिए भेजा जाए, उसे जीनोम सीक्वेंसिंग जो वेरिएंट है उसके लिए, उसकी टेस्टिंग के लिए भेजा जाए। तो इस तरह से किसी भी टेस्ट सैंपल को लेकर जो है वो संवेदनशीलता मुख्यमंत्री की तरफ से जाहिर की गई है कि तमाम जो टेस्ट है वो बहुत संवेदनशीलता के साथ किए जाए, क्योंकि जिस तरह से अभी बाहर देशों में जो हालात है अभी और भारत में जो संभली हुई स्थिति है उसको लगातार बनाए रखने के लिए। विशाखा, राज्य में पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए हैं। अब अस्पताल कितना तैयार है? अब क्योंकि दूसरी लहर में देखा गया कि तमाम अस्पतालों में बेड की कमी थी, कहीं मारामारी देखी गई। अब अस्पताल प्रशासन कितना तैयार है इसके लिए? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए जिस तरह से उत्तराखंड में जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आए तो जाहिर तौर पर जो तमाम पुलिसकर्मी थे उनके आरटीपीसीआर टेस्ट के सैंपल लिए गए। लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट की जो रिपोर्ट आई वो उस दिन आई जिस दिन कर्मचारियों की जो तैनाती थी वो राष्ट्रपति के इर्द गिर्द या वहां पर जो भी ड्यूटी उनकी थी वहां पर हो चुकी थी, जिसमें जब यह बात पता चली कि जो आरटीपीसीआर टेस्ट के सैंपल लिए गए उसमें 18 पुलिसकर्मी पॉजिटिव हैं।
तो कल डीजीपी चलिए हरकत में विशाखा, आप आए और राज्य में उन्होंने नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सीधा आपको पौड़ी गढ़वाल लिए चलते हैं। इस वक्त सीएम धामी संबोधन कर रहे हैं, सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। जब यहाँ से नामांकन हुआ था जनरल खंडूरी साहब ने, जब उस समय विधानसभा का चुनाव लड़ा था भूमाकोट से, उनका नामांकन हुआ था इसी प्रांगण में आया था। एक बार परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम था, उस समय में पौड़ी आया था। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि आप सब लोग बहुत बड़ी संख्या में आए हैं और आज यहाँ पर बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ पर हुआ है। मैंने 4 जुलाई 2021 से मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया और तब से लेकर आज तक हमने पिछले 4 महीने में हमारी सरकार ने 400 नहीं 500 से भी ज्यादा फैसले ले लिए और लगातार, जैसे मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत सारे विषयों के बारे में यहां से बता दिया, मैं उन सबको दोहराना नहीं चाहूंगा। अभी जैसे आंगनबाड़ी की बहनें यहां पर धन्यवाद कर रही थी, हमारे ग्राम प्रधान संगठन के लोग धन्यवाद कर रहे थे, और ये पौड़ी जो आंदोलन की भूमि है, हमने आंदोलनकारियों का भी जो उनके आश्रितों को दिए जाने वाला पेंशन था, उस पेंशन को पति या उनके पत्नी दोनों आश्रितों के लिए भी करने का हमने निर्णय किया है। साथ में तो 3100 रुपया पेंशन मिलती थी, उसको हमने 4600 रुपया किया है। इसी प्रकार से जो 5100 पेंशन मिलती थी, उस पेंशन को हमने 6000 रुपये करने का निर्णय लिया है। हमने हर क्षेत्र में, चाहे वो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वाले ब्लॉक प्रमुख हो, क्षेत्र पंचायत के सदस्य हो, प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख, उप प्रधान, जिला पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी को हमने किसी को नहीं छोड़ा है। इसलिए कि वैसे तो हमारे अधिकांश ग्राम प्रधान और हमारे त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वाले सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत उनकी जो मानदेय में वृद्धि हुई है, ये मानदेय की वृद्धि को कभी पैसे से या उनके रुपयों की राशि से उसका तुलना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमने कहा है कि ये लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो त्रिस्तरीय पंचायत पूरे देश के अंदर मजबूत करने का जो संकल्प लिया है, उस कड़ी में हमने भी कहा कि हम उनका प्रोत्साहन करेंगे, क्योंकि सरकार की जितनी योजनाएं, उन सरकार की योजनाओं को आम जनता और सामान्य जनता तक ले जाने का कोई काम करता है तो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि करते हैं। तो इसलिए हमने तय किया कि हमारी सरकार उनका प्रोत्साहन करेगी। आज मुख्य सेवक के रूप में मुझे बेहद खुशी होती है कि जहां जहां पर भी मैं जाता हूं, हमने मातृशक्ति के लिए लगातार, चूंकि कोरोना महामारी हो या राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत, चाहे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से काम करने वाली हमारी बहनें हों, उन सभी बहनों के लिए हमारी सरकार ने यह निर्णय किया कि कोरोना महामारी के दौरान उनके बहुत सारे काम धंधे जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से करती थी, उस स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनके काम लगातार होते रहे, लेकिन महामारी के आने से उनके काम रुक गए और रुक जाने से बहुत सारा जो उनका सामान था, कोई बुनाई का काम करते थे, कोई सिलाई का काम करते थे, कोई जो है मसाला बनाने का काम करते थे, कोई अचार बनाने का, कोई मुरब्बा बनाने का काम करते थे, अलग अलग स्थानों पर कोई बकरी पालन का, भेड़ पालन का काम करते थे। उनको अपने इस महामारी के दौर में वो अपने पैरों पर मजबूती से खड़े रहे। इसके लिए हमारी सरकार ने तय किया कि हम 119 करोड़ रुपए का एक पैकेज उनके लिए घोषित करेंगे। और हमने केवल पैकेज ही घोषित नहीं किया, ऐसे पैकेज हमने हर क्षेत्र में घोषित किए। चाहे वो 4 धाम यात्रा में जो लोग हमारी उनकी यात्रा न चल पाने के कारण से, पर्यटन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अभी बड़ी खुशी हो रही थी, युवक मंगल दल के लोग, महिला मंगल दल के लोग, सभी के लिए हमने बिजली के टैक्स माफ किए, हाउसों के टैक्स माफ किए, बहुत सारे निर्णय हम लोगों ने लिए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं ये सब निर्णय लेता, हमारी सरकार ये निर्णय ले रही थी, तो तमाम प्रतिपक्ष के नेतागण जो बड़ी बड़ी बातें करते थे अपने समय में, उन्होंने घोषणाएं बहुत करी, लेकिन धरातल पर एक भी नहीं उतरी। मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमने 119 करोड़ का जो पैकेज दिया था, उसके 5-5 लाख रुपए के चेक आपके
सामने आज वितरित हो रहे हैं। इसी प्रकार से जो युवक मंगल दल, महिला मंगल दलों के लिए हमने घोषणा करी। सीएम धामी को सुन रहे थे आप। पौड़ी गढ़वाल में पहुंचे और इस दौरान तमाम विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई है। लोकार्पण उनकी तरफ से किया गया और कहा गया है कि उत्तराखंड के विकास में लगातार अग्रसर रहेंगी। चलिए आगे रुक करते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। उत्तराखंड में विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर असमंजस की स्थिति अब खत्म हो गई है। 9 और 10 दिसंबर को देहरादून में ही विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। अमृत महोत्सव को लेकर भी सदन में चर्चा होगी। तो उत्तराखंड में विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर असमंजस खत्म हो गया है। 9 और 10 दिसंबर को देहरादून में ही विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। अमृत महोत्सव को लेकर सदन में चर्चा होगी। वहीं जानकारी के मुताबिक पहले ही गैरसैंण में होना था सत्र, लेकिन अब देहरादून में ही होना है। 9 और 10 दिसंबर को होगा। इस दौरान तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा के अंदर देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा भी है जो काफी अहम है, क्योंकि भंग कर दिया गया है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। उस पर चर्चा होगी। और विपक्षी पार्टियों की बात करें तो उनकी ओर से तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो रखा जाएगा विधानसभा सत्र में। वहीं धामी सरकार पटल पे कई मुद्दों को रखेगी। कार्यकाल में जो भी कार्य किए हैं उनकी तरफ से उन मुद्दों को सामने रखा जाएगा। और वहीं विधानसभा चुनाव भी अब बेहद नजदीक है। ऐसे में शीतकालीन का विधानसभा सत्र बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 9 और 10 दिसंबर को होना है। अमृत महोत्सव को लेकर के भी सदन में चर्चा होगी। वहीं पहले गैरसैंण में होना था, जिसके चलते असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जो अब खत्म हो गई है। और कहा गया है कि 9 और 10 दिसंबर को देहरादून में ही विधानसभा का शीतकालीन सत्र होना है। अब धनराज गर्ग मेरे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता, सीधा रुख करेंगे। धनराज, शीतकालीन सत्र उत्तराखंड विधानसभा का होना है। इससे पहले असमंजस की स्थिति बनी हुई थी जो अब खत्म हो गई है। जी सोनिका, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से पहले असमंजस की स्थिति शीतकालीन सत्र को लेकर बनी हुई थी कि गैरसैंण में शीतकालीन सत्र कराने की बात उत्तराखंड सरकार कर रही थी, लेकिन अब जो शीतकालीन सत्र होगा वो देहरादून की विधानसभा में होगा और जो 9 और 10 दिसंबर को होना तय हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब उत्तराखंड की राजनीति में भी एक भूचाल सा नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार विपक्ष भी अब सवाल खड़े करने लगा है कि आखिर गैरसैंण में सत्र न कराना कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर एक सवाल खड़ा करता है। और साफ तौर पर हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं जो गैरसैंण में सत्र नहीं कराया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड का एक अपमान किया जा रहा है, क्योंकि गैरसैंण एक ऐसी जगह है कि जिसकी मांग शुरू से उठती आई है स्थायी राजधानी बनाने की, लेकिन उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। लेकिन अभी भी विपक्ष लगातार उसको स्थायी राजधानी बनाने की आवाज उठाता रहा है। तो वही जिस तरीके से देखा जाए कि अब 9 और 10 दिसंबर को विधानसभा में ये सत्र होगा देहरादून में, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर विपक्ष ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की मोड़ में नजर आ रही है। विधानसभा से लेकर सड़कों तक विपक्ष सरकार को घेरती हुई नजर आई। धनराज, इस दौरान धामी सरकार की ओर से कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जो पटल पे रखे जाएंगे, और देवस्थानम का भी जिक्र करिएगा, क्या अहम रहने वाला है विधानसभा में? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा काफी बड़ा मुद्दा इस समय उत्तराखंड में बन चुका था और जिसको समाप्त करते हुए कहना कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उस मुद्दे पर एक विराम सा लगा दिया है कि जो देवस्थानम बोर्ड बनाया गया था उसको भंग कर दिया गया है। तो ये मुद्दा जरूर विधानसभा में उठेगा। साथ ही काफी मुद्दे उत्तराखंड के हैं, चाहे वो गैरसैंण राजधानी का मुद्दा हो या फिर अन्य बेरोजगारों का मुद्दा हो या रोजगार को लेकर मुद्दा हो या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का मुद्दा हो या फिर अन्य कर्मचारियों के मुद्दे हो, तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष जरूर आवाज उठाएगा। और जिस तरीके से यदि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इस जो सत्र होने जा रहा है ये आखिरी सत्र इस सरकार का होगा, क्योंकि चुनाव नजदीक है, 2022 का चुनाव नजदीक है और जल्द ही आचार संहिता उत्तराखंड में लगने वाली है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ये आखिरी सत्र इस सरकार का होना है। जी चलिए धनराज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे रुक करते हैं। 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले चुनावी तैयारियां तेज हो गई है। उत्तराखंड में जानकारी मिल रही है कि 4 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड जाएंगे। तो 4 दिसंबर की वो तारीख जब उत्तराखंड की धरती पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। दिसंबर में ही कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भी उत्तराखंड का दौरा कर सकते हैं। ये बड़ी जानकारी भी है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की ओर से ये संकेत दिए गए हैं राहुल गांधी को लेकर कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी उत्तराखंड का रुख कर सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जा रहे हैं 1 और 4 तारीख को। वहीं
फिलहाल तारीख तय नहीं है राहुल गांधी की, लेकिन कहा जा रहा है कि दिसंबर में ही राहुल गांधी भी उत्तराखंड का दौरा कर सकते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को जाएंगे। कई परियोजनाओं की सौगात उत्तराखंड वासियों को दी जाएगी। उनकी तरफ से जनसभा को संबोधित किया जाएगा और लक्ष्य रखा गया है 1 लाख लोगों की उपस्थिति का। विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व लगातार उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। संचित शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, 4 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम तय है उनके और कितना महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर पहुंच रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष जो मदन कौशिक उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर उत्तराखंड जब आएंगे तो कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिलेगा और कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा देने का काम प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, जिसको लेकर के आप देखिए विधानसभा चुनाव होने और कार्यकर्ताओं के साथ साथ जब जनता से वो कनेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं जनता में भी भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़ने का एक तरीका है और जो जुड़ने का मन बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो कहीं ना कहीं वो चीजें तेज होंगी और इसका डायरेक्ट फायदा भारतीय जनता पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में मिलेगा। और देखिए कई योजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, तो उसका भी फायदा कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता को सीधे तौर पर मिलना। और बात अगर कांग्रेस की करें, कांग्रेस के नेताओं की करें, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही है कि जो कांग्रेस है वो नेतृत्व विहीन है, उनके पास कोई नेतृत्व नहीं है, तो इसी वजह से उनका कोई शीर्ष नेतृत्व की अगर बात करें तो उत्तराखंड में इसलिए दौरा नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर के दिसंबर में एक कांग्रेस सूत्रों की अगर माने तो दिसंबर तक राहुल गांधी उत्तराखंड का दौरा कर सकते हैं और एक जनसभा को वो भी संबोधित कर सकते हैं। यानी जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि जो सवाल उठ रहे थे कांग्रेस नेतृत्व को लेकर, उन पे विराम लगाने के लिए राहुल गांधी पहुंचेंगे अब? बिल्कुल, देखिए जब कहीं पर भी विधानसभा चुनाव होता है और चुनाव की दृष्टि से अगर बात करें तो शीर्ष नेतृत्व का उस स्टेट में जाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्टार प्रचारक की अगर बात करें या तमाम तरीके के जो केंद्रीय नेता होते हैं उनकी अगर बात करें या दूसरे स्टेट के मुख्यमंत्रियों की बात करें, जब वो उस स्टेट में जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक माइलेज उस पार्टी को मिलता है और कहीं ना कहीं उनकी चलिए संचित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे रुक करते हैं। उत्तराखंड धामी सरकार में बड़ा फेरबदल हुआ है, प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। बड़ी जानकारी है कि IAS PCS सचिव सेवा के 35 अफसर का फेरबदल किया गया है। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के आयुक्त बदले गए हैं, वहीं उधम सिंह नगर की जिलाधिकारी का भी तबादला किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त ये सामने आई है कि बड़ा फेरबदल हुआ है उत्तराखंड सरकार में। प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, 35 अफसरों का तबादला किया गया है। पौड़ी और गढ़वाल में भी तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। उधम सिंह नगर की जिलाधिकारी का भी तबादला किया गया है। कुल मिलाकर 35 अफसरों का तबादला उत्तराखंड में किया गया है। तो उधम सिंह नगर से भी और उत्तराखंड धामी सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं पंजाब के बठिंडा का सरकारी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसरों का प्रदर्शन। बड़ी जानकारी आ रही है कि प्रोफेसरों का प्रदर्शन हुआ है, मांगों को लेकर 1 महीने से हड़ताल कर रहे हैं। बठिंडा में सरकारी राजेंद्र कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर की ओर से अपनी मांगों को लेकर 1 महीने से हड़ताल जारी है, लेकिन पंजाब सरकार की ओर से उनकी अब तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। असिस्टेंट प्रोफेसरों ने कहा है कि प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं कर ली जाती। उन्हें रेगुलर नहीं किया जाता क्योंकि वो सरकारी कॉलेज में 12 से 15 सालों से पढ़ा रहे हैं। उनके पढ़ाए बच्चे आज अफसर बन गए हैं, लेकिन पंजाब सरकार को ये सब कुछ नहीं दिखाई देता। 2022 के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, चुनाव का भी डटकर विरोध किया जाएगा। जब तक मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक वो इसी तरह विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, ये कहा गया है प्रोफेसर्स की तरफ से।
ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੀ। ਆਈ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਐਟ दैट टाइम ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਨੋ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ 20-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ CM ਕੋਠੀ ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, 2 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਕਮ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈ ਨਾ। ਹੀ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਵॉल ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਈ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਹਿਮ। ਮੈਂ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇਖੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 29 ਡੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲੋਲੀਪੌਪ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਜੌਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਲੋਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਅਗਲੇ ਮੰਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟੀਚਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਵਧੀਆ कर सके। चलिए बागे फतेहगढ़ साहिब में भाखड़ा में नहर 16 हेड नजदीक गोताखोरों की ओर से हत्या के मामले में नामजद कार बरामद करने का मामला सामने आया है। ये कार करीब 2 साल से लापता बताई जा रही है। भोला शंकर ड्राइवर्स क्लब पंजाब के अध्यक्ष गोताखोर शंकर भारद्वाज ने बताया कि उनकी टीम ने जब नहर में किसी मामले संबंधी तलाश जारी की थी तो उन्हें 16 हेड नजदीक नहर में पड़ी कार दिखाई दी, जिस बारे में उन्होंने CIA स्टाफ सरहिंद को सूचित किया और पुलिस ने सोमवार को क्रेन की मदद से कार बाहर निकलवाई, जो कि हरियाणा नंबर की स्विफ्ट कार थी। फतेहगढ़ साहब सरहंद एक इनफॉर्मेशन इंस्पैक्टर गब्बर सिंह सीआई स्टाफ के इंचार्ज साहब ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਰ ਗੋਤਾਖੋਰ ਜਿੱਥੇ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੰਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਤਾਖੋਰ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਹੈ ਇਹ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੋਤਾਖੋਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਾਰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਦਿਕ ਅੰਸਾਰੀ, ਸਾहिद खान ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਪੂ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਾਮ ਯਾਦਵ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਜੋ ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਗੋਤਾਖੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ये सारे इत्थे इकट्ठे होके मतलब लभ रहे सी पर कार नहीं मिली सी। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।